जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। आज हम कॉफी पियेंगे सुमित भैया के साथ, कॉफी विद सुमित जैन पर। ज्योतिर्मय चैनल को के मंच पर सर का स्वागत है। भैया जिस तरीके से चाइना और चाइना से रिलेटेड टॉपिक्स को जिस तरीके से कवर करती है, दैट इज अल्टीमेट। जियो पॉलिटिक्स पर भी भैया की बहुत अच्छी पकड़ है। अब हमारा आज का टॉपिक है, चाइना एक मिडिल ईस्ट में गेम खेल रहा है अलग ही लेवल की। जैसे अगर हम कुछ फैक्ट्स की तरफ देखें तो जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो मामला आया टनल का। तो बीच में एक छोटी सी खबर आई थी, भले ही छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। क्या खबर थी? खबर यह थी कि चाइना ने क्या किया, चाइना के जो इंजीनियर्स थे, खासकर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो कोर है, जो कि मतलब कंस्ट्रक्शन कोर है, उसके इंजीनियर्स बाकायदा चाइना की वर्दी के अंदर टनल्स के अंदर दिखाई दिए। पॉसिबली उनका काम ये मतलब पकड़े गए, पॉसिबली उनका काम था कि टनल किस तरीके से बनाया जाए और सारे अकॉस्टिक्स से लेकर सब चीजें कैसे मेंटेन की जाए। दूसरा, जब चाइनीज इंजीनियर्स पकड़े गए तो शायद मामला वही खत्म हो गया, तो आंसर है नहीं। ईरान के साथ जिस तरीके से चाइना के रिलेशंस हैं, वो पूरे तरीके से $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान से लेकर, और जिस तरीके से ईरान के चाहे विदेश मंत्री हुए, फाइनेंस मिनिस्टर हुए, कोई भी हुए, या कैच आइलैंड जो है उसको अगर उठाकर देखेंगे तो वो चाइना को देने की जो बात हो रही है, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईरान के अंदर डेवलप करने की बात हो रही है, दैट इज टोटली डिफरेंट। अब थोड़े दिन पहले की अगर बात की जाए, सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो पहुंचे हुए हैं चाइना, और वो $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर रहे हैं कि चाइना जो है उनके वो जो नियॉन प्रोजेक्ट है उसमें $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दे। यहीं अगर हम यूएई देखें, कतर देखें, कुवैत देखें, तो लगभग सबके साथ चाइना का एक अलग ही लेवल का रिलेशन डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। कतर और चाइना का तो रिलेशन एक अलग ही लेवल पे, क्योंकि कतर तो सबसे दोस्ती किए रखे हुए, जहां से उसे फायदा मिल रहा है, और वो आर्म ट्विस्टिंग करने से लेकर कुछ भी करते हुए देर नहीं लगाता। तो सवाल यह है, एक तरफ चाइना डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है हर उस जगह पर जहां पर अमेरिका थोड़ा सा बैकफुट पर है, चाइना फ्रंट फुट पर खेलता हुआ नजर आ रहा है। प्लान कितना लंबा है, क्या है? ऑयल और गैस सिक्योरिटी सिर्फ इतना ही है, या फिर इस पूरे ट्रेड रूट और ऑयल और गैस के जो प्रोडक्टिव यूनिट्स जो कि अमेरिकन कंपनीज के पास है, उनको भी कब्जा करने का प्लान है? भैया ये सब बताइए कि ये मामला है क्या। अरे जी, सबसे पहले इनवाइट करने के लिए थैंक यू। आप अच्छे लोगों को बहुत कम बुलाते हैं, उसमें से मेरी अगर गिनती होती हो तो मैं अपने आप को वो इसी में कैटेगरी में बिलॉन्ग करता हुआ देखता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है जब आपके जैसे लोग कभी-कभी हमें बुला लेते हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपने चाइना का बोला है, चाइना का आपने बहुत लंबा-चौड़ा बता दिया कि इन्होंने यहाँ पर ये किया, वो किया। लेकिन मुझे सबसे बड़ी हैरानी क्या होती है कि भारत में बैठे हुए लोग, जो बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, वो चाइना को समझते ही नहीं है, यही सबसे बड़ा कोर प्रॉब्लम है। चाइना को जो आपने मुझे सब कुछ पूछा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपको पेशेंस से सुनना पड़ेगा। सबसे पहली बात, चाइना कभी भी शॉर्ट गम टेम टर्म जो गेम होती है, वो खेलता ही नहीं है। लंबी गेम खेलता है, पेशेंस की गेम खेलता है, हू ब्लिंक्स फर्स्ट की पॉलिसी पे काम करता है। दूसरा आदमी वेट करता रहता है। अभी आप देखेंगे पिछले 10 साल से दुनिया में आप जितने न्यूज़पेपर ले लीजिए, जितनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ले लीजिए, उसमें लिखा जाता है कि चाइना ताइवान के ऊपर अगले 6 महीने में वॉर कर देगा, 1 साल में वॉर कर देगा। 10 साल से तो हुई नहीं और अभी वो बोलना शुरू कर दिया 2027 तक चाइना वॉर कर देगा। चाइना ऐसी गेम नहीं खेलता, मैं आपको पहले भी बोला था, पेशेंस का लेवल इतना है 3000 साल लगे रहे एक चाइना वॉल को बनाने के लिए। तो ये है पेशेंस का लेवल। अब चाइना जो गेम खेलता है, लंबी गेम खेलता है ये तो समझ आ गया। लेकिन चाइना गेम खेलता कैसे है? चाइना का एक स्टाइल है बिज़नेस करने का भी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट गेम खेलने का भी। वो 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस रखता है। पहला तो कोड बताता हूँ आपको मैं, चाइना कभी भी किसी कंट्री में कुछ लेने नहीं जाता, देने जाता है पहले। ये कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख, ये जाते हैं पहले पैसा फेंकते हैं। उसके बाद काम शुरू करते हैं, यानी कि ये अगर मिडल ईस्ट में गए, अगर आज मिडल ईस्ट वाले इनका गुणगान कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? रीज़न है इनको पता लग गया कि दुनिया इससे चलती है
और किसी चीज से नहीं चलती। जब आपको किसी से फायदा होता है तो आप उसके गुणगान करने शुरू करते हैं और अपने घर के दरवाजे भी उनके लिए खोल देते हैं। भई अगर आपके घर के बाहर भिखारी आता है तो आप उसको बोलते हैं यार बाहर निकल। लेकिन अगर कोई बाहर आए और आपको बोलता है कि यार मैं आपको फ्री सैंपल देने वाला हूँ, आपके सर के ऊपर बाल उगने शुरू हो जाएँगे, तो हरि मोहन जी सबसे पहले तो आप गेट खोलकर उसे घर में बुलाएँगे, पानी भी पूछेंगे और उसको बोलेंगे भैया ये सैंपल तू मुझे फ्री दे रहा है, इसका रिज़ल्ट क्या है? दैट मीन्स वो चीज़ बिकने वाली है, चलने वाली है, नहीं है, आपको मतलब नहीं है, आप दरवाज़ा खोल देंगे। चाइना भी इसी तरीके से काम करता है। मिडल ईस्ट में गया, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो अपनी डिपेंडेंसी थी ऑयल की, वो 50-60% तो मिडल ईस्ट को दे दी। गारंटी दी है कि हम अपनी सारी डिमांड आपसे पूरी करेंगे। आप 100% करना चाहते हैं, आप ले लीजिए। अब इतनी बड़ी कंट्री, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप, उसको तेल भी चाहिए और सारा तेल अगर मिडल ईस्ट को मिलता है, दैट मीन्स उनकी भी जो प्रोडक्शन है, वो सिक्योर हो गई। एक बहुत बड़ी मार्केट मिल गई उनको। मुँह में पानी आ गया। जब मुँह में पानी आया तो उन्होंने बोला कि नाउ वी वांट टू इंक्रीज़ अवर बायलैटरल एंगेजमेंट विथ यू। अब बायलैटरल एंगेजमेंट कैसे होगा? जब आप इतना माल किसी कंट्री से खरीद रहे हैं, तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा। तो आपने दरवाज़ा खोल दिया शी जिनपिंग को, अंदर बिठा लिया। अब जब शी जिनपिंग अंदर बैठेंगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? देखिए मैं आपसे $100 बिलियन का तेल खरीद रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 10-20 बिलियन डॉलर की कोई कंपनीज़ के यहाँ पे ऑर्डर दे दीजिए। तो जब आपको ₹100 का फ़ायदा हो रहा हो, तो आपको 10-20 रुपए देने भी पड़ जाएँगे। आप बोलेंगे ठीक है यार, हम आपसे इम्पोर्ट शुरू कर देते हैं। हम अमेरिका से कर रहे थे, उनको बंद करके आपसे ले लेंगे, हमें फ़र्क क्या पड़ता है? आप बनाते क्या हैं? तो बोलते हैं यार हम तो चम्मच-बाल्टियाँ बनाते हैं, हम आपको दे देते हैं। तो इन्होंने चम्मच-बाल्टियाँ से देखकर कि यार इसका हमारी कंट्री में अगर इम्पोर्ट हो भी जाएगा, तो हमें कोई नुकसान नहीं है। तो उन्होंने इकोनॉमिकली वो सारा माल चाइना से खरीदना शुरू कर दिया। दैट मीन्स पहले आपने पैसा फेंका, फिर उस पैसे को कैसे वापस लेना है, वो चाइनीज़ ने अपनी इकोनॉमिक उनके ऊपर डिपेंडेंसी इंक्रीज़ करवानी शुरू कर दी। अब वो आहिस्ता-आहिस्ता जो ₹10 से शुरू हुआ था, वो जाते-जाते अब वो 100-200 बिलियन तक पहुँच गया है। लेकिन उसके साथ-साथ इन्होंने इम्पोर्ट भी वहाँ से इंक्रीज़ करनी शुरू कर दी। इम्पोर्ट जो इंक्रीज़ थी, जो पहले 100 बिलियन की, तो वो तो 120 पे पहुँची है, लेकिन एक्सपोर्ट 200 पे पहुँच गया है। अब वो डेफ़िसिट आ गया इनके ऊपर। जब डेफ़िसिट आता है, तो आपका उसके ऊपर पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस भी बनना शुरू होता है। क्यों? पहली बात है आपने उनकी प्रोडक्शन ऑलरेडी 40-50% खरीदनी शुरू कर दी। उसके बाद आपने उनको फाइनेंशियली भी थोड़ा दबाना शुरू कर दिया क्योंकि अब उनकी पूरी की पूरी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स की आपके ऊपर इंक्रीज हो चुकी है। उसका रीज़न है कि आपसे ज़्यादा सस्ता, चाइना से स सस्ता कोई बना ही नहीं सकता, उनको भी मालूम है। उनको लगता था हम सस्ता ले रहे हैं, उसी एक ट्रैप में जिसको हम ट्रेड ट्रैप बोलते हैं, उसमें उन कंट्रीज़ को फँसा लिया। और वैसे भी जो शेख होते हैं, इनको ज़्यादा अक्ल होती नहीं है एज़ फार एज़ बिज़नेस इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि मारवाड़ी जो हैं, वही बिज़नेस कर सकते हैं, शेख नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कर दिया। पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया। जब इतना बड़ा स्केल पे आप काम करेंगे तो पॉलिटिकल थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस तो आता ही है। ये बट नेचुरल है। अब जो तीसरा स्टेप था, वो था सिक्योरिटी का। जब आपका इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस हो, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हो, तो थोड़ा-सा आपका भी मन करता है कि यार अब मेरे पास एक मार्केट बन गई है, यहाँ पे मैं थोड़ी-सी मिलिट्री प्रेज़ेंस भी इंक्रीज़ करूँ, अपने हथियार भी बेचूँ। वही अल्टीमेट हर एक कंट्री का होता है, अमेरिका ने वहीं पर पैसे बनाए हैं। अब यहाँ पर आके थोड़ी-सी गोटी फँसती है। चाइना चाहता है कि उसका सिक्योरिटी में इन्फ्लुएंस हो, मेरे हथियार बिकें, लेकिन मैं वॉर में एंटर भी नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि अमेरिका तो वॉर में लगा रहे, अपने आप को ब्लीड करता रहे, हथियार मेरे बिकते रहे। इसीलिए जो आपने ये सारे आंकड़े दिए मुझे कि हमास में जो गाज़ा स्ट्रिप है उसमें इंजीनियर दिखे, क्या चाइना इज़राइल का सपोर्ट कर रहा है? आंसर है नहीं। क्या हमास का सपोर्ट कर रहा है? पैलेस्टीन का कर रहा है? हमास का कर रहा है, सॉरी, आंसर है नहीं। इतना बोल दिया कि टू नेशन थ्योरी यहाँ पर होनी चाहिए हमारे हिसाब से, बस इतना ही सपोर्ट है। लेकिन अगर आपको हथियार चाहिए, आप हमें फ़ोन कर दीजिए, पैसे भेज दीजिए, क्योंकि हम तो उधार पे काम करते नहीं हैं। आप पैसे भेज दीजिए, हथियार पहुँच जाएँगे और वहाँ पर हथियार मिले भी हैं चाइनीज़ मेड। जो टनल्स हैं वो सारी की सारी चाइनीज़ ने आकर ही बनाई हैं। दैट मीन्स पैसा ले लिया,
वही दोबारा से वही 3 पिलर्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और तीसरा हो गया हथियार का। अब हथियार का सप्लाई इनको सारों को किया जा रहा है। कतर में भी यही हाल है, ईरान में भी यही हाल है, सऊदी में भी अभी क्लाउड बढ़ना शुरू हो गया। इज़राइल के साथ नहीं है, पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं। अब रशिया के साथ भी खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ भी खड़े हैं। अब आप मुझे बताइए ये सारी जो कंट्रीज़ के मैंने आपके साथ नाम लिए, इनका कॉमन फैक्टर क्या है? क्या ये सारे पैसे वाले कंट्रीज़ हैं? क्या ये सारे हथियार खरीदने वाली कंपनीज़ हैं? क्या ये सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। रशिया कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन कॉमन फैक्टर एक है, अमेरिका के साथ दुश्मनी। अमेरिका को डेथ टू अमेरिका सुनना चाहते हैं ये सारी कंट्रीज़। तो इन्होंने क्या किया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका चाइना के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है और उनके जितने दुश्मन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ घनिष्ठ संबंध अ, चाइना ने बना लिए और सबसे ज़्यादा दुश्मनी मिडल ईस्ट को है। जो कुछ गंध अमेरिका ने मिडल ईस्ट में डाला है, पहले तेल को लेकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, रेजिम्स चेंज करने की कोशिश करी, तो वो जो फैक्टर था उसको चाइना ने बहुत ब्यूटीफुली एनकैच किया और इसलिए वहाँ पर इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। सेकेंडली, अब यहाँ पर जब तेल की डिपेंडेंस थी, तो वहाँ पर दोबारा से एक चीज़ भेज दी बीआरआई कि भैया सबसे पहले आपको पता होगा कि बीआरआई जो प्रोजेक्ट था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो पाकिस्तान से शुरू किया, उसके बाद भी वो मिडल ईस्ट में ले गए और ये सारा का सारा इन्होंने यूरोप तक इसको कनेक्ट करने की कोशिश करी। वहाँ पर भी इन्होंने पैसा खुद फेंका है चाइना ने। वो दूसरी बात है कि पहले फेंका और फिर मैंने पहले बोला आपको देकर कैसे लेना है, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट से ज़्यादा आप समझ ही नहीं सकते हाउ क्रूअल एंड हाउ शातिर दे आर। तो ये चीज करी है जिसके कारण इनका क्लाउड वहां बड़ा है फ्रॉम एवरी एंगल। भाई आपके पास कंट्री में 3 या 4 एंगल्स होते हैं, इकोनॉमी, ट्रेड, पॉलिटिकल एंड आर्मी। अब जब चारों में आपका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि दूसरा आदमी सोच भी नहीं सकता, सांस भी ले नहीं सकता आपके बिना, तो क्लाउड तो बढ़ेगा। ऊपर से आपने अपनी रोड भी भेज दी है वहां पर जहां से ट्रेड सारे के सारे रूट्स आप ही के घर तक पहुंचते हैं, तो आपका क्लाउड बढ़ना जायज है। ऊपर से दुश्मनी का भी फायदा बहुत ब्यूटीफुली चाइना ने लिया है। तो मैंने एक बड़े नटशेल में आपको समझा दिया कि क्या हो रहा है मिडल ईस्ट और चाइना के बीच में और आज मिडल ईस्ट कैसे इनके सामने बिल्कुल झुक कर बातें करता है। अब आपका क्वेश्चन जो था लास्ट वाला वो था सऊदी अरेबिया और नियम का। आपको मालूम है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 170 किलोमीटर लंबा एक लाइन खींचनी थी। दुनिया की शायद सबसे बड़ी लाइन थी जिसपे 90 लाख लोगों ने रुकना था। अब सऊदी अरेबिया को कोई ऐसा पार्टनर चाहिए था जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता था। उन्होंने नॉक किया अमेरिकन और यूरोपियन बड़े-बड़े कंपनीज को। एंड जब उनको नॉक किया, उनकी कॉस्ट आई, तो चाइना को लगा कि भई मैं अगर यहाँ पहुँचता हूँ और इनको बेनिफिट देता हूँ, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पास आ सकते हैं। शी जिनपिंग जब तक उनको ये नहीं लगता कि मुझे फ़ायदा है, वो कहीं भी जाते नहीं हैं। आपने कभी भी सुना नहीं होगा कि कभी इधर चले गए, उधर चले गए। जैसे मोदी जी हर 1 महीने, 2 महीने बाद कहीं न कहीं पहुँचे होते हैं, शी जिनपिंग नहीं पहुँचते। ये तो उन्होंने अभी पहुँचना शुरू किया है, कभी एससीओ की मीटिंग में चले गए, कभी जी7 में चले गए। जनरली वो भी अवॉइड करते हैं। जब से मोदी जी ने जाना शुरू किया है, सारी लाइमलाइट वो ले जाते हैं, इसलिए इनको भी अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है कि भैया चाइना अभी एक्सिस्ट करता है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, नॉट बिकॉज़ वी लाइक मोदी जी स्टाइल। बहुत बार आपने सुना होगा कि एससीओ की मीटिंग में शी जिनपिंग नहीं आ रहे, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि मोदी जी पहुंचने वाले हैं, इमीडिएटली आखिरी सेकंड पर वो भी पहुंच जाते हैं। नहीं तो पता लगे एससीओ जो है वो चेंज होकर नाम ही कुछ और हो गया। तो ये चक्कर है जिसके कारण शी जिनपिंग को आना पड़ता है। अब जब इनको पता लगा कि भई यूरोप की और अमेरिकन के कंपनीज़ की कोटेशंस पहुँच गई हैं सऊदी अरेबिया के पास, इन्होंने आकर वहाँ पर जाकर बोल दिया कि जो भी तुम्हारे पास कोटेशन आई है, उसमें से 25-30 पैसे तो कम कर दो, 25% कम कर दो, उतने में हम काम कर देंगे। अब $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट हो, उसमें 250 बिलियन तो आपने पहले ही डिस्काउंट दे दिया। तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि कोई भी कंट्री आपको मना करेगी? वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बाकी कंपनीज़ को कैंसल कर कर चाइनीज़ कंपनीज़ को दे दिए गए। तो इसके कारण ये बहुत बड़ा एक जीत थी चाइना के लिए और ये इसीलिए ये सारे प्रोडक्ट्स मिल गए इनको, कंट्री के अंदर धूम मच गई कि लो जी,
हमें मिल गया इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अब हमारी इकोनॉमी भी अप हो जाएगी। लेकिन जब सऊदी अरेबिया ने काम करना शुरू किया, तो उन्हें पता लगा कि चाइनीज़ की प्राइस तो कम है, लेकिन वो क्वालिटी जो हमें चाहिए, या जो हमने सोचा था वो नहीं मिल रही है। दूसरा डिलेज़ हैं और उसके कारण अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि ओवररन्स पहले साल में ही कॉस्ट के पड़ने लग गए हैं। तो अब बार-बार हम बोलते हैं कि महँगा खरीदो एक बार, सस्ता खरीदो बार-बार। तो वही काम हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ भी। उन्होंने सस्ते में तो चाइना को दे दिया, लेकिन इस चक्कर में फँस गए। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है सऊदी अरेबिया ने 2 रीज़न्स के कारण। एक तो कॉस्ट ओवररन है, पहले ही प्रोजेक्ट इतना बड़ा था जिसके पैसे सऊदी अरेबिया के पास नहीं थे। तो अब उन्होंने चाइनीज़ को बोलना शुरू कर दिया, जैसे आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हमेशा पैसा आप लगाते हो और रिटर्न्स आपको 25-30 साल में मिलती रहती हैं दूसरे कंट्री से। आप एक काम करो, नियम का प्रोजेक्ट सारा आप ले लीजिए, डिले होता है, कुछ भी होता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप पैसा लगाइए और इसके रिटर्न्स हम, अब जो इनकम आएगी, वो हम आपको भेजते रहेंगे। अब उल्टा गेम सऊदी अरेबिया ने चाइना के ऊपर ही फेंक दिया है, वो भी कब? जब चाइना खुद अपने आप को बचाने में, राइज़ करने में और इस दलदल में से निकलने में लगा हुआ है। क्या चाइना इस टाइम पर इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी को मिस करेगा? मुझे नहीं लगता कि चाइना मिस करेगा, रीज़न बीइंग चाइना को भी एक ये कोई ट्रैप अल्टरनेटिव तो नहीं हो मार्केट। सकता अभी हाँ, एक सेकंड डिस्टर्ब करूंगा, एक हुँ, ट्रैप भी तो हुँ, हो सकता है। जैसे किसका? पाकिस्तान के अंदर बड़े ट्रैप ट्रैप हुँ, ट्रैप इस तरीके से हो सकता है, जैसे चाइना ने पाकिस्तान के अंदर एक ल्यूक्रेटिव सा ऑफर सी पैक डेवलप किया, हुँ, सारी इन्वेस्टमेंट हुई, सब कुछ हुआ, वो सी पैक आज के दिन लगभग लगभग डेड एंड पर है, हुँ, पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मजबूरी के हुँ, अंदर। इसी तरीके से अगर बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में डिस्टरबेंस और दूसरी डिस्टरबेंसेस के चक्कर के अंदर सारे लगभग लगभग बीआरआई के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डूबे हुए से या नॉन पेइंग एसेट्स की फॉर्म में डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये पार्ट मैं चीज सोचने की कोशिश अगर कर रहा हूं, अगर चाइना $500 बिलियन सऊदी अरेबिया के अंदर इन्वेस्ट करने की लिए तैयार हो जाता है, जबकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि चाइना इज इन फाइनेंशियल स्ट्रेस, एक दबाव तो थोड़ा बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो दबाव है। ऐसे में $500 बिलियन का एक ल्यूक्रेटिव ऑफर जिसमें डायलेमा में फंसा हुआ है चाइना के, मैं जाऊं या ना जाऊं, मान लिया हूं चला गया, तो वो एक ऐसा ऑफर हो सकता है जिसके अंदर चाइना को फंसा के खड़ा कर दे अमेरिका कि तू एक बार आ और फर्स्ट तुझे मैं बताऊं, और ये हुँ, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो नॉन पेइंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ना तो वो हुँ, प्रोजेक्ट पूरा होगा ना रिटर्न देगा। ओके। अरे जी, अब मैं आपको इकोनॉमिकली समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। जब आप फँसे होते हैं, मैं भी कंपनीज़ में कंसल्टिंग करता हूँ, कई बार क्या होता है कि कंपनीज़ बुरी हालत में फँस जाती हैं, जिसको बोलते हैं कि ऐसे भवंडर में फँसती हैं, चक्रव्यूह में फँसती हैं कि उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, जब आप फँसे होते हैं और उसी में सोचते रहते हैं, तो आप और नीचे घसते रहते हैं, चक्रव्यूह में नीचे फँसते रहते हैं। उसमें से निकलने का तरीका एक ही होता है कि आप एक और नई गेम साथ में पैरेलली शुरू कर लेते हैं। तभी आप उसमें से निकलते हैं और वो बड़ी गेम इतनी बड़ी हो जाती है कि छोटा-सा जो बवंडर है, इसमें से इस ये आपको बहुत छोटी प्रॉब्लम लगती है। यानी कि एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई बार एक बड़ी प्रॉब्लम को खड़ा करना पड़ता है। दिस इज़ हाउ बिज़नेस इज़ रन। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना को मालूम है कि अगर मैं इसी भवंडर में फँसा रहा कंट्री को चलाने के लिए, ठीक करने के लिए, तो मैं अपनी कंट्री को बचा नहीं सकता। मुझे कोई और चीज़ बाहर जाकर करनी पड़ेगी। अब उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, चाइना ने उनको बोलना शुरू कर दिया, आप चाइना में पैसे इन्वेस्ट नहीं करो। अपनी ही कंपनीज़ को बोल रहा है, प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट इन चाइना। भारत की गवर्नमेंट अपनी कंपनीज़ को बोल रही है, एक्सपैंड योर कैपेसिटीज़। चाइना अपनी कंपनीज़ को बोल रहा है, स्टॉप इन्वेस्टिंग इन चाइना, इन्वेस्ट ओवरसीज़। आप बाहर की कंट्रीज़ में जाकर इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाइए, कैपेसिटीज़ को वहाँ पर डाइवर्ट कीजिए, वहाँ की कंपनी जो कंट्रीज़ की कैपेसिटी है, उसको टेक ओवर करना शुरू करिए। यानी कि आपको पैरेलल एक और मार्केट्स को खड़ा करना पड़ेगा, तभी आपका सर्वाइवल और ग्रोथ होगा। तो आपके अगले 10-15 साल अच्छे निकल जाएँगे। यही स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने ऊपर भी करनी शुरू कर दी। दे हैव स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग, यानी कि चाइना अब चाइना के अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर रही। वो इन्वेस्ट कर रही है दूसरे कंट्रीज़ में जाकर।
डेट ट्रैप वो सऊदी अरेबिया को नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को ट्रैप करने के लिए हमेशा वहां पर सामने वाला आदमी करैक्टर का या तो ढीला हो या पैसों से टूटा हुआ हो। अब सऊदी अरेबिया वाले वो कभी भी इनके ट्रैप में नहीं आ सकते। वो खुद शहज़ादे हैं, भारत के शहज़ादे की तरह नहीं है, जो सेल्फ क्लेम्ड शहज़ादे हैं। ये एक्चुअल शहज़ादा है, जो सऊदी अरेबिया वाला है। उसको आप ब्राइब कर नहीं सकते, डेट ट्रैप में फँसा नहीं सकते, उनकी एसेट्स को आप टेक ओवर कर नहीं सकते। फिर जब अगले सामने वाले का करैक्टर ढीला ही नहीं है, तो उसको आप कौन से ट्रैप में फँसाएँगे? चाइना ने पाकिस्तान को जो ट्रैप में फँसाया था, उसका रीज़न था इनके जो हुक्मरान थे, इनके जो आर्मी चीफ्स थे पाकिस्तान के, वो करैक्टर से भी ढीले थे और वो हर इनके चीज़ से फिगर। ढीले थे। हम्म, तो वो क्योंकि 36 गुण होते हैं या 16 कलाएँ होती हैं, पाकिस्तानियों के पास तो 18 हैं। तो जो इतनी कला वाले लोग होते हैं, वो जल्दी फँस भी जाते हैं। हम कहते हैं कि काला कौवा गूँ पे बैठता है, वही पाकिस्तानियों के साथ हाल हुआ है। सऊदी अरेबिया के पास इतने गुण नहीं है। मैं पहले बोला है, सऊदी वालों के पास सारे गुण नहीं होते हैं, तो इसलिए वो इनके ट्रैप में नहीं फँसेगा। ये सिर्फ़ बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है, जो चाइना खुद भी कर रहा है और अपनी कंपनी से भी करवा रहा है। अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं और बता दूं, सऊदी अरेबिया को मालूम है और चाइना को भी मालूम है कि सऊदी अरेबिया ऑयल की डिपेंडेंसी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब ऑयल के बाद जो व्हीकल्स हैं वो किसके ऊपर चलेंगी? वो या तो हाइड्रोजन पर चलेंगी या सोलर पर चलेंगी। चाइना की जो कंपनी भारत में आने की बात कर रही थी, बीवाईडी, बिल्ड योर ड्रीम्स, वो फैक्ट्री भारत में नहीं लगानी थी भारत ने, वो अब सऊदी अरेबिया में बन रही है। और सऊदी अरेबिया में जो ये फैक्ट्री बन रही है, वो चाइनीज फैक्ट्री से भी बड़ी है। और सऊदी अरेबिया को बोला है कि भैया, जो आप पहले दुनिया में तेल एक्सपोर्ट करते थे, अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करने की मार्केट यहाँ पे बना लीजिए। और सऊदी अरेबिया ने ओके कर दिया। अब जब एक बीवाईडी की वहां पे कार कम मैन्युफैक्चरिंग जब सऊदी अरेबिया में शुरू होगी, साथ में पूरा इकोसिस्टम भी जाएगा। उसके बाद इवन की इलेक्ट्रॉनिक्स की भी प्रोडक्शन की बात शुरू हो गई है। आप अब सोच के देखिए, दिस इज हाउ चाइना वर्क्स। मैंने पहले बोला डिपेंडेंसी इतनी इंक्रीज कर दो। अगर प्रोजेक्ट लिया है तो उनकी इकोनॉमी को भी पूरा कब्जे में करने के लिए ऑलरेडी अपनी कंपनीज को वहां पर भेजना शुरू कर दिया। तो दिस इज हाउ चाइना वर्क्स। कभी भी ना तो चाइना डेट ट्रैप में आएगा, ना सऊदी अरेबिया आएगा। अमेरिका को ये हमेशा फंसा के रखेंगे। अब मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं कि अमेरिका को ये कैसे फंसा के रखेंगे। आपको मालूम होगा कि सऊदी अरेबिया और ईरान, इन दोनों की जो डील हुआ था, आपस में बैठ के इन्होंने डिप्लोमेटिक अपने रिलेशंस भी शुरू कर लिए थे। वो किसने करवाए थे? चाइना ने। क्या आपको मालूम है कि उसकी भनक भी पड़ने नहीं दी? इट वाज़ अ सरप्राइज़ टू अमेरिका आल्सो कि चाइना ने 2 साल से काम चल रहा था इसके ऊपर एंड नोबडी न्यू अबाउट इट। यानी कि सीआईए दुनिया में सबसे बड़ी इनकी इन्वेस्टिगेटिंग सर्विस है। रिजीम चेंज करवाने के लिए लगे रहते हैं, एफबीआई है और 3600 स्यापे हैं अमेरिका ने खड़े किए हुए हैं। उनको ये भी पता नहीं लगा कि सऊदी अरेबिया ईरान की बातचीत चल रही है और डील साइन भी हो गई, डिप्लोमेटिक टाइज शुरू हो गए, फ्लाइटें आनी-जानी शुरू हो गई एंड अमेरिका डिड नॉट नो अबाउट इट। ये कैसे हो गया? चाइना ने एक ही स्टेटमेंट दिया उनको कि बेवकूफों, आपको लड़ाया जा रहा है अपने हथियार बेचने के लिए। क्या ईरान को फायदा हुआ? नहीं। क्या सऊदी अरेबिया को फायदा हुआ? नहीं। अगर आप ऐसे ही लड़ते रहे, फायदा कोई और ले जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप इस स्यापे को खत्म कर दीजिए। आप अपनी-अपनी कंट्रीज के ऊपर ध्यान दीजिए और आपको करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों के बीच में जो ब्रिज है, वो मैं हूं। दोनों में मैं तरक्की कराऊंगा। आप अपने लड़ाई झगड़े को खत्म कर दीजिए एंड आई विल स्टैंड इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो जब चाइना ऐसी बात करता है, तो अमेरिका को उलझा के रख दिया। कभी वो यूक्रेन में, कभी वो इज़राइल में, कभी कहीं और, ये फँसे रहेंगे और इसमें से ये फ़ायदा ले गया चाइना। दिस इज़ व्हाट चाइनाज़ मेंटालिटी इज़। दूसरे को फँसा के रखो, खुद फँस जाए, ये ऐसे चूहे नहीं हैं। एक लास्ट, इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया को कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, या इंडिया बैकफुट पे रहेगा, फ्रंट फुट पे आएगा, कॉम्पिटिट कर पाएगा, फेल हो जाएगा, इस बारे में? हर ये पहली बात ये है कि हम किसी भी कॉम्पिटिशन में नहीं हैं, ना हम किसी रेस में हैं। हम अपनी लाइन खींच रहे हैं।
अभी तो भारत ने अपनी लाइन खींचनी शुरू करी है। हम दूसरे की लाइन छोटी या बड़ी करने में नहीं लगे रहते, हम अपनी ही लाइन खींच रहे हैं। ये भी हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास पहली बार कोई नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट भी ऐसी है कि चाइना भी घबराया हुआ है। ये कमबख्त ये नेशनलिज्म भारतीयों के अंदर आ कैसे गया? ये जय श्री राम हैज़ बिकम अ नेशनल एंथम इन भारत। आज हम गर्व से बोलते हैं जय श्री राम। भई आप 10 साल पुराने कोई भी वीडियो ले लीजिए, 5 साल पुरानी वीडियो ले लीजिए, क्या कोई एक दूसरे को संबोधित करता था जय श्री राम से? आजकल तो हमारी जो वीडियोज़ हैं, वो जय श्री राम से शुरू होती हैं। ये फ़र्क है, यही नेशनलिज़्म होती है। तो ये जो चीज़ है, ये हमारी लाइन खींच रहे हैं हम लोग, और इस लाइन में जो-जो जुड़ता जाएगा उसको फ़ायदा होगा। आज आपको लगेगा कि शायद हम लोग, एक फाइट है, एक वॉर है, इकोनॉमिक वॉर विद चाइना। आप आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे ये वॉर खत्म हो जाएगी। क्यों? चाइना को लगेगा कि यार हम मिलके काम करेंगे, तो बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पर एक एक कॉन्फ्रेंस हुआ था बिज़नेस वालों का। आई वाज़ सेइंग दैट कि दे वर सेइंग कि आप कैसे देखते हैं ये राइवलरी कहाँ तक जाएगी? आई सेड दिस राइवलरी इज़ टुडे, बट स्लोली स्लोली यू विल आल्सो अंडरस्टैंड कि इंडिया इज़ अ गुड पार्टनर फॉर यू, नॉट अ राइवल। एंड दिस चाइना एंड इंडिया विल बिकम चिंडिया वन डे। चिंडिया का मतलब है चाइना एंड इंडिया कैन बिकम चिंडिया। और मैंने उसको समझाया कि चिंडिया वर्ड जो है इट इज वेरी सिमिलर टू चिड़िया। भारत हमेशा ही सोने की चिड़िया थी, और जो जो हमारे साथ मिलकर चला है उसके अंदर तरक्की हुई है। चिंडिया मीन्स चिड़िया, सोने की। तो आपका आपको ये है कि मैं दुनिया का सारा सोना खींच कर अपने पास ले आऊं। भारत कहता है कि आप भी सोना रखिए, हम भी रखते हैं, और आराम से सोना लेकर हम तरक्की करें अपनी-अपनी कंट्री के लिए। आप अपनी कंट्री में कीजिए, आपकी पूरी कंट्री देखने में बड़ी बड़ी डेवलप्ड लगती है। क्या पूरी कंट्री डेवलप्ड है? आंसर है नहीं। आपके तो सिर्फ कुछ पोर्ट सिटीज़ हैं जो आपने डेवलप करे हैं। अभी तो जिसको बोलते हैं कि 90% कंट्री आपकी अनटच्ड है। विलेजेस अभी भी पुअर हैं। कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी मतलब कि गाड़ी तक जा नहीं सकती है। तो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट। आप अपनी कंट्री पे ध्यान दीजिए, हम अपनी अपनी भी देते हैं, और इसका तरीका एक ही है, चिंडिया का। तो मैं भी देखता हूँ कि फ्यूचर में ये चिंडिया वर्ड आने वाला है, वेयर वी आर गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। उसका बड़ा सिंपल मैंने उदाहरण दिया था उनको। दुनिया में जितने हार्डवेयर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, एक सिंपल क्रूड एग्जांपल है, वो सारे चाइनीज हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वो हम चलाते हैं। तो अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाएं, जैसे आपने सऊदी अरेबिया और ईरान को इकट्ठे करके एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। आज अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर किसी कंट्री की डोमिनेंस है, वो अमेरिका है। अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाते हैं, आप सोच के बताइए, ये चिंडिया के सामने अमेरिकन्स की जो दादागिरी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, क्या वो खड़ी हो सकती है? इम्पॉसिबल है। भाई हमारा सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर, अमेरिका हमें कम्पीट कैसे करेगा? ना क्वालिटी में, ना प्राइस में। तो इसको आपको भी समझना पड़ेगा कि दिस इज़ द फ्यूचर, अगर आपने अमेरिका को बीट करना है। यानी कि जो चाइना पूरी दुनिया में जाकर, जैसे मिडल ईस्ट में, वो उनके दुश्मनों के साथ मिलकर अपने फायदे की बात करता है, वही काम मैंने चाइना में भी करना शुरू कर दिया। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है कि भैया इनको अकल दे। और इनको मैं क्या समझा रहा हूँ, जैसे आप सऊदी अरेबिया और ईरान को इकट्ठा करके आप फायदा ले रहे हो, वैसे ही अगर आप भारत के साथ मिलकर हमारा सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर इकट्ठा हो जाए, हम दुनिया को अपनी उँगलियों पे नचाएँगे, और उँगलियाँ एक हाथ की आपकी होगी, दूसरा हमारा होगा। तो ये चीज़ जिस दिन चाइना को समझ आएगी, और मुझे लगता है चाइना को समझ आनी शुरू हो रही है और होगी भी। और मैं लगातार इसके ऊपर काम चल रहा है मेरा, गवर्नमेंट के अंदर भी, एम्बेसीज़ में, यहाँ पर मेरे जब कीनोट स्पीकर मेरी होती है, मुझे मालूम होता है कि वहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग बैठे हुए हैं, तो मैं जानबूझकर ये चीज़ों को बार-बार बोलता हूँ कि आई एम एडवोकेटिंग चिंडिया। तो वो बात कहीं न कहीं यहाँ पर जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो इनके इंटेलिजेंस के लोग वहाँ बैठे होते हैं, पुलिस के लोग सामने बैठे होते हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मुझे पता लग जाता है, जो मैरियो कैमरा लेके रिकॉर्ड कर रहा है, ये इंटेलिजेंस का आदमी है। तो जब मैं ये बातें बोलता हूँ, तो वो सारी जाती हैं टॉप तक। मुझे लगता है शी जिनपिंग इज़ लिस्टनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग। इस तरीके से आप बात कर रहे हैं भी, इससे तो बहुत उम्मीद है। लेकिन कई बार क्या होता है, नीयत, हमारे पड़ोसी की नीयत अच्छी नहीं है जहां आप बैठे हुए हो, उस नीयत का भी एक सवाल होता है। क्योंकि अरे हिंदी जी, चीनी भाई भाई 1962 में हम कर चुके हैं, और उस टाइम पर भी चिंडिया नहीं तो भाई भाई हो चुका था, और भाई भाई के अंदर एक भाई ने दूसरे भाई की पीठ में छुरा घोंप दिया, और दूसरे वाले को आज भी चिढ़ाता है कि देख मैंने तुझे मारा था ना, बड़ा मजा आया था। देखो हरी जी क्या क्या? होता है, हाँ जी। 62 में सिचुएशंस डिफरेंट थी। तब नेहरू जी बैठे थे, जिन्हें बहुत बार बोला गया, मैंने एक नहीं शो भी भैया, किया था देखिए एक दो मिनट चीजें हैं, सुनिए, दो चीजें हैं। भैया भैया हरी भैया, जी, आई वांट टू अरे टेल यू एक वन सेकंड, थिंग। एक सेकंड, मेरी बात थोड़ा सा, कि
उस टाइम भले ही यहाँ पर हमारे नेहरू जी थे जो कि इस मामले में ज्यादा एक्टिव नहीं थे, और आज मोदी जी हैं जो ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन उस टाइम पर माओ जेडोंग थे, आज शी जिनपिंग है। और दो शी जिनपिंग ना चाहते हुए भी माओ जेडोंग की तरह बिहेव भी कर रहा है और उसे फॉलो भी कर रहा है। जी भैया। यस, बट व्हाट इज द डिफरेंस? उस वक्त माओ थे, आज शी जिनपिंग है, दोनों सेम आइडियोलॉजी है, सेम स्टाइल है। शायद जी शी जिनपिंग इज इवन मोर एग्रेसिव देन इवन माओ, बट लकीली वी डोंट हैव नेहरू टू एट द मोमेंट। नेहरू एंड मोदी जी में जमीन और आसमान भी छोटा डिफरेंस है, इससे भी ज्यादा का फर्क है। तो व्हेन यू सी कि जब नेहरू जी को बताया गया था, आई हैड अ हिस्टोरियन हु केम ऑन माय चैनल आल्सो, हु वाज एक्सप्लेनिंग द ब्लंडर्स। ही सेज कि ब्लंडर वर्ड भी जवाहरलाल नेहरू के लिए छोटा है। हमारे सारे एडवाइजर्स ने उनको बोलना शुरू कर दिया था कि नेहरू, तुम आराम से सोए हुए हो, हिंदी चीनी भाई भाई बोल रहे हो, वो हमारे बॉर्डर पे घुस रहे हैं, आपको उन्हें रोकना चाहिए। तो उन्होंने बोलता यार कोई बात नहीं, हमारे दोस्त है, अगर हमारे कंट्री में आ भी जाएंगे, थोड़ी सी जमीन ले भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने बाप की जमीन थी उनकी, नेहरू जी की, उन्हें फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ मोदी जी हैं, चाइना को भी मालूम है मैं अब वो पंगा नहीं ले सकता, ये वो भारत नहीं रहा जो पहले था। दूसरी बात, क्या 62 में जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज थे पूरी दुनिया में, वो वैसे थे जो आज हैं? मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर कभी भी हमारा किसी भी कंट्री के साथ युद्ध होता है, मैं 2-3 कंट्रीज के नाम लूँगा जो हमारे साथ खड़े होंगे, नॉट ओनली मॉरली बट फिजिकली आल्सो। उसमें रशिया एक नाम आप सोच रहे होंगे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे एक सिंपल बात बोलता हूँ, अगर भारत और चाइना का या भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, क्या आपको लगता है कि इज़राइल विल कम एंड हेल्प अस? क्या डाउट फ्रांस विल कम एंड हेल्प अस? और कोई ना डाउटफुल। आए, विल मेलोनी कम एंड हेल्प अस? सिर्फ 3 ही नाम हैं जो मैं सोचता हूँ, दीज़ आर द कंट्रीज़ व्हिच आई फील अमेरिका ने हमें कभी भी हेल्प नहीं करी जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है। उसने हमें नीचे दिखाने की ही कोशिश करी है। वो डिक्टेटर्स के साथ तो खड़ा हो गया, हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जैसा आज की डेट पे सिचुएशन है, मैं देखता हूँ रशिया, फ्रांस, इटली, ये वो कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ खड़ी होंगी, मॉरली भी, फिज़िकली भी, और हमारे साथ लड़ने के लिए भी तैयार होंगी। तो जब सामने दुश्मन को भी दिखता है कि मेरी लड़ाई सिर्फ़ अब भारत से नहीं है, जो सोया हुआ है अपने घर में आराम से और जिसकी सिगरेट भी यूके से फ्लाइट में भर के आती थी, पानी भी कहीं और से मँगवाते थे नहाने के लिए, पीने के लिए, वो वाला भारत नहीं रहा। अब ये है जो फेस करता है, दे मीन बिज़नेस, दे वांट टू ग्रो एंड दे विल ग्रो विद अस एंड वी विल ग्रो विद देम। चाइना के पास मार्केट कौन-सी है भाई आज की डेट पे? ना अमेरिका है, डूब रहा है, यूरोप डूब चुका है। यूरोप ये मिडल ईस्ट के पास सिर्फ सऊदी अरेबिया इनके पास एक था, जहाँ पर ये लाइन खींच सकते थे, सऊदी अरेबिया ने अपनी लाइन ही 98% छोटी कर दी है। जब ये हाल हो सामने वाली मार्केट का, तो आपको क्या लगता है? चाइना को मार्केट चाहिए, वो ये ड्रैगन है उसको खाना चाहिए, खाना सिर्फ भारत दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स, इन द फॉर्म ऑफ तरक्की, और इसलिए इनको चिंडिया ही सूट करेगा, इनको और कुछ सूट नहीं कर सकता। इनका जो भला है वो राम ही करेंगे। उम्मीद करता हूं आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ये सब कुछ सही हो जाए और इस लेवल पर सही हो कि आपकी जो एक एक बात है वो चिंडिया अगर मान लिया बन भी जाता है, बन के अगर खड़ा होता है आगे आने वाले टाइम में, तो दोबारा से एक सदी ऐसी होगी जो एशिया की होगी, और एशिया के यस, अंदर ये दो जो जायंट्स हैं खड़े होंगे, वो पूरी दुनिया को लीड कर रहे होंगे। लेकिन अब देखते हैं ये किस लेवल पर जाकर सक्सेसफुल हो पाता है। इसके ऊपर अभी अभी फिलहाल ऐसा नियर फ्यूचर में तो नजर आ नहीं रहा। आगे 10 साल बाद, 15 साल बाद हम जो कंपटीशन की बात कर रहे हैं वो कॉपरेशन में कन्वर्ट हो जाए, उसके हुँ, लिए आपको अभी से मैं कोशिश करूंगा कि बधाइयां दूं कि हाँ, आपकी बात सही हो गई। खैर, इस डिस्कशन को हम यहीं रखेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सुमित भैया का चैनल कॉफी विद सुमित जैन और मेरा चैनल ज्योतिर्मय, दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम ऐसी ऐसी बढ़िया वीडियोस आप लोगों तक लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद भैया, थैंक यू। थैंक यू। जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.